नमस्कार, मैं डॉक्टर डीके सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पातालेश्वर कॉलेज मस्तूरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने रेशियो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण के विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं जैसे अनुपात विश्लेषण का अर्थ, अनुपातों की अभिव्यक्ति के विभिन्न तरीके, अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य या महत्व, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं एवं अनुपातों का प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानियों का अध्ययन किया था। आज हम एक व्यावसायिक एवं औद्योगिक संस्था की तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुपात तथा उनकी गणना विधि और प्राप्त परिणामों का समीक्षा एवं निर्वचन, कमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अनुपातों का वर्गीकरण। अनुपातों का प्रयोग भिन्न भिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्ति या संस्थाएं एक समान अनुपातों की गणना करें। इन सभी को अपने अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए श्रेष्ठ अनुपातों की गणना करनी होती है। अतः उद्देश्य या प्रयोजन, उपयोगकर्ता, महत्व, वित्तीय विवरणों व कार्यात्मक आधार पर अनुपातों का वर्गीकरण किया जा सकता है। विश्लेषण की दृष्टि से कार्यात्मक वर्गीकरण अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें विभिन्न अनुपातों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला जाता है तथा यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किस उद्देश्य के लिए कौन सा अनुपात उपयुक्त होंगे। विभिन्न पक्षों के विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए इसके अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न अनुपातों की गणना की जाती है। तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात, लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। यह अनुपात एक व्यवसाय की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी व्यवसाय की तरलता से आशय उसके द्वारा अपने चालू दायित्वों का यथा समय भुगतान करने की क्षमता से है। अल्पकालीन ऋणदाता, लेनदार या व्यापारिक बैंक व्यवसाय की अल्पकालीन तरलता में रुचि रखते हैं। यद्यपि प्रबंध द्वारा भी इन अनुपातों का उपयोग कार्यशील पूंजी की क्षमता जानने के लिए किया जाता है। तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 अनुपातों की गणना की जाती है: चालू अनुपात या करेंट रेशो, तरलता अनुपात या लिक्विडिटी रेशो, और तीसरा पूर्ण तरलता अनुपात एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। पहले हम देखते हैं चालू अनुपात या करंट रेशो को। चालू अनुपात चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के मध्य संबंध स्थापित करता है, इसलिए इस अनुपात को कार्यशील पूंजी अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। किसी संस्था की कार्यशील पूंजी उसके चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर आधिक्य होता है। यह संस्था में कार्यशील पूंजी की उपलब्धता या मात्रा को इंगित करती है। जिस संस्था में कार्यशील पूंजी की मात्रा जितनी अधिक होगी, उसकी तरलता की स्थिति भी उतनी ही सुदृढ़ होगी। इसे चालू संपत्तियों में चालू दायित्वों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। सूत्र के रूप में करंट रेशो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। चालू अनुपात बराबर चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। इस प्रकार इस अनुपात के 2 महत्वपूर्ण घटक हैं, चालू संपत्तियां और चालू दायित्व। तो पहले हम देखते हैं चालू संपत्तियों को। चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जो व्यवसाय की सामान्य दशा में अर्थात 1 वर्ष की अवधि में नकद में परिवर्तित हो जाती है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से रोकड़ व बैंक शेष, देनदार आयोजन घटाकर, प्राप्य विपत्र आयोजन घटाकर, स्कंद जिसमें 3 प्रकार के स्कंद शामिल होते हैं: कच्चे माल का स्कंद, अर्धनिर्मित माल का स्कंद और निर्मित माल का स्कंद। 5वां अल्पकालीन विनियोग या विपणन योग्य प्रतिभूतियां, अर्जित आय, पूर्वदत्त व्यय, अल्पकालीन ऋण, अग्रिम कर का भुगतान और उद्गम स्थान पर कर की कटौती टीडीएस का डेबिट बैलेंस। जबकि चालू दायित्वों से आशय उन दायित्वों से है जिनका भुगतान 1 वर्ष की अवधि में चालू संपत्तियों या
चालू दायित्वों के सृजन से करना होता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से लेनदार, देवी पत्र, बैंक अधिविकस, अल्पकालीन ऋण, क्रेडिट शेष, अदत्त व्यय, देय आयकर, कर का आयोजन, न मांगा गया लाभांश और अग्रिम आय को सम्मिलित किया जाता है। अल्पकालीन ऋणदाताओं की दृष्टि से यह अनुपात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह अनुपात यह बतलाता है कि अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने के लिए संस्था के पास कितनी चालू संपत्तियां हैं। जैसे यदि किसी संस्था का चालू अनुपात 2.5:1 हो तो इसका अर्थ यह होगा कि चालू दायित्वों के प्रत्येक 1 रुपए के लिए संस्था के पास 2.502 रुपया 50 पैसे की संपत्ति है। अर्थात चालू संपत्तियां चालू दायित्वों की 2.5 गुनी है। इसका यह भी अर्थ होगा कि संस्था अपने चालू दायित्वों का पूर्ण भुगतान कर सकेगी, चाहे वह अपनी संपत्तियों के पुस्तक मूल्य का केवल 40% ही वसूल कर पाए। ऊंचा चालू अनुपात निसंदेह लेनदारों की दृष्टि से अच्छा है, किंतु आवश्यकता से अधिक ऊंचा अनुपात व्यवसाय प्रबंधन की दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह संस्था की कमजोर विनियोग नीति, धीमी संग्रहण या वसूली नीति और इस बात का प्रतीक है कि व्यवसाय का अत्यधिक धन अनुत्पादक रूप से स्कंद आदि में बेकार पड़ा है। वहीं निम्न चालू अनुपात व्यवसाय में कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता या कमी और अपर्याप्त रोकड़ का प्रतीक है। सामान्यतः औद्योगिक संस्थाओं में 2:1 का चालू अनुपात संतोषजनक माना जाता है। यह इस बात का विश्वास दिलाता है कि यदि संपत्तियों के वसूली में 50% की कमी हो जाए तब भी अल्पकालीन ऋणदाताओं को भुगतान समय पर हो सकता है। अब हम एक उदाहरण की सहायता से इसे और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए विवरणों से चालू अनुपात की गणना कीजिए। कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड कमेंट्स ऑन इट। लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट है 30,000, बिल्स पेबल है 29,000, क्रेडिटर्स हैं 21,000 और असेट्स हैं स्टॉक 80,600, डेटर्स हैं 22,400 और बिल्स रिसीवेबल प्राप्य पत्र हैं 20,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 4,000, कैश 43,000 और बैंक 50,000। कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो इक्वल टू होता है, हम जानते हैं अच्छे तरीके से, करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो दो महत्वपूर्ण चीजों की गणना है यहाँ पर, एक तो करंट असेट्स और दूसरा करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं करंट असेट्स। तो करंट असेट्स में देखिए गया कि स्टॉक ये भी चालू संपत्ति है, देनदार ये भी चालू संपत्ति है, प्राप्य पत्र ये भी चालू संपत्ति है, पूर्वदत्त व्यय ये भी चालू संपत्ति है, इसी प्रकार से कैश और बैंक ये भी चालू संपत्ति है। यदि इन सब का हम टोटल कर दें तो ज्ञात हो जाएगा करंट असेट्स। तो करंट असेट्स इक्वल टू 80,600 प्लस 22,400 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 43,000 प्लस 50,000। इन सब का टोटल हो जाएगा 2,20,000 रुपए। तो यहां हम लिखते हैं 2,20,000 रुपए। फिर हम देखते हैं चालू दायित्व। चालू दायित्व देखिए 30,000 प्लस 29,000 प्लस 21,000। इन सब का टोटल करें तो ये होता है 80,000। तो चालू दायित्व हो गए 80,000। तो 2,20,000 में हम भाग देंगे 80,000 का, तो ये आएगा
2.75 अनुपात 1 प्रकार संस्था का चालू अनुपात बहुत संतोषजनक है, क्योंकि 2.75 अनुपात 1 स्वीकृत प्रमाप 2:1 से कहीं अधिक है, अतः संस्था में तरलता की स्थिति सुदृढ़ है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। करंट असेट्स है 1 लाख रुपए का, स्टॉक है 50,000 का और वर्किंग कैपिटल है 60,000 का। कैलकुलेट करना है हमको जो है करंट एसेट्स। तो हमको पता होता है कि करंट एसेट्स इक्वल टू करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। चालू अनुपात बराबर चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। तो फिर से हमको ये दोनों चीज चाहिए, चालू संपत्तियां और चालू दायित्व। तो यहां हम देखते हैं कि चालू संपत्तियां तो दी गई है, करंट असेट्स कितने का 1 लाख रुपए है, लेकिन चालू दायित्व तो नहीं दिए गए हैं, बल्कि उसके स्थान पर स्कंद दिया हुआ और क्या है वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। छात्रों, हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल या कार्यशील पूंजी बराबर होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यदि चालू संपत्तियों में चालू दायित्व घटा दिया जाए तो कार्यशील पूंजी आ जाता है। तो यहां पर हम लिखते हैं वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स है हमारे पास 1 लाख रुपए का और करंट लायबिलिटीज हमें नहीं पता, लेकिन वर्किंग कैपिटल है 60,000 का। तो हम जानते हैं छात्रों कि यदि वर्किंग कैपिटल दिया है और क्या है करंट असेट्स दिया है तो बड़े आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट लायबिलिटीज का। और यदि वर्किंग कैपिटल और करंट असेट्स दिया हुआ है तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट लायबिलिटीज का। और यदि ये दोनों दिए हो तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल का। तो यहां पर करंट लायबिलिटीज इक्वल टू हो जाएगा करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो यहां हम लिख सकते हैं इसको जो है करंट असेट्स है हमारा 1 लाख और वर्किंग कैपिटल है 60,000, ये आ जाता है 40,000। इस प्रकार से करंट असेट्स हो गया 1 लाख और करंट लायबिलिटीज हो गई 40,000। चालू संपत्तियां 1 लाख की और चालू दायित्व 40,000 का। तो ये अनुपात आ जाएगा 2.5 अनुपात 1। इसका अर्थ हुआ कि संस्था में 1 रुपए की चालू दायित्वों के लिए 2.50 रुपए की चालू संपत्तियां है, यानी संस्था की तरलता स्थिति संतोषजनक है। अब यहां हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का बी के क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 40,000 के, वर्किंग कैपिटल दिया है 7,20,000 का और अदर करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है 2 लाख का। कैलकुलेट करना है हमको जो है करंट रेशियो। फिर से ही देखिए करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो फिर से हम यहाँ क्या ढूंढे दोनों चीजें, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों यहाँ सीधे नहीं दिए गए हैं। देखिए दिया है क्रेडिटर्स 40,000 के, वर्किंग कैपिटल 7,20,000 के और अदर करंट लायबिलिटीज 2 लाख की। तो क्रेडिटर्स ये भी करंट लायबिलिटीज है और अदर करंट लायबिलिटीज ये भी करंट लायबिलिटीज है। तो यदि हम 40,000 और 2 लाख को जोड़ दें तो 2,40,000 हो जाएंगे करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं करंट लायबिलिटीज। तो क्रेडिटर्स है हमारे पास 40,000 के और अदर करंट लायबिलिटीज है 2 लाख के। तो करंट लायबिलिटीज हो गया 2,40,000 रुपए। फिर से यहां देखिए कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और यदि हमको करंट असेट्स कैलकुलेट करना है तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट असेट्स होगा। तो यहां हम देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 7,20,000 रुपए का। वर्किंग कैपिटल ये देखिए 7,20,000 का और करंट लायबिलिटीज वो हमने अभी कैलकुलेट किया है 2,40,000। तो 2,40,000 तो ये हो गए 9,60,000। तो करंट असेट्स हो गया 9,60,000 और ये हमने कैलकुलेट किया है करंट लायबिलिटीज 2,40,000।
तो ये अनुपात हो जाएगा अनुपात 1, अर्थात संस्था में 1 रुपए के चालू दायित्व के लिए 4 रुपयों की चालू संपत्तियां हैं, अतः संस्था की तरलता की स्थिति सुदृढ़ है। अब हम अल्पकालीन शोधन क्षमता संबंधी दूसरे महत्वपूर्ण अनुपात तरलता या तरुत अनुपात को देखते हैं। किसी व्यवसाय द्वारा उसके दायित्वों को तुरंत चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए तरलता अनुपात ज्ञात किया जाता है। इसे त्वरित अनुपात, क्विक रेशो या अम्ल परक अनुपात, एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। तरलता अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्वों के मध्य संबंध को स्पष्ट करता है। सूत्र के रूप में लिक्विडिटी आर क्विक रेशो इक्वल टू लिक्विड आर क्विक एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अनुपात के 2 मुख्य घटक हैं, एक है तरल संपत्ति लिक्विड एसेट्स और दूसरा है चालू दायित्व करंट लायबिलिटीज। तरल संपत्तियों में स्कंद एवं पूर्वदत्त व्यय को छोड़कर शेष सभी चालू संपत्तियों को शामिल किया जाता है। तरल संपत्तियों में स्कंद को इसलिए शामिल नहीं किया जाता है कि निकट भविष्य में इसे तुरंत नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और पूर्वदत्त व्यय प्रकृति अनुसार रोकड़ उपलब्ध नहीं करवाते एवं केवल पूर्व अवधि में भुगतान के कारण आगामी अवधि में आवश्यक रोकड़ की मात्रा को कम करते हैं। इसके लिए हमने एक अल्टरनेट फार्मूला भी दे रखा है, लिक्विडिटी आर क्विक रेशो इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटीज। यानी चालू दायित्व में यदि स्कंद और पूर्वदत्त व्यय को घटा दिया जाए तो तरल संपत्ति ज्ञात हो जाती है। यहाँ पर चालू दायित्वों से आशय वही है जो चालू अनुपात में होता है। छात्रों, साधारणतः यह अनुपात 1:1 का अच्छा माना जाता है, अतः तरलता अनुपात 1:1 से अधिक होने पर संस्था की चालू वित्तीय स्थिति अच्छी मानी जाती है। इसके विपरीत यदि तरलता अनुपात 1:1 से कम है तो संस्था की वित्तीय स्थिति संदिग्ध मानी जाती है। अब हम एक उदाहरण की सहायता से इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक्स एंड कंपनी लिमिटेड के लिए गए निम्नांकित समंकों से चालू अनुपात एवं त्वरित अनुपात की गणना कीजिए। यहाँ देखिए लायबिलिटीज दिया हुआ है और असेट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वो है चालू अनुपात का। हमको पता है चालू अनुपात का फार्मूला होता है करंट रेशो इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ हमको 2 चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी, एक है करंट असेट्स फिर है करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं करंट असेट्स का। यहाँ देखते हैं असेट्स में गुडविल ये तो फिक्स असेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग ये भी फिक्स असेट्स है। अब देखें स्टॉक, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल्स, एडवांस इनकम टैक्स, कैश पेमेंट इन एडवांस, ये सारे के सारे जो है चालू संपत्तियां हैं। तो इन सारी चालू संपत्तियों को हम प्लस कर लेते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं स्टॉक है 13,640 प्लस डेटर्स हैं 26,150 प्लस बिल रिसीवेबल्स प्राप्ति पत्र ये है 1,130 प्लस एडवांस इनकम टैक्स ये है 5,000 प्लस कैश ये है 2,430 और प्लस यहां करेंगे पेमेंट इन एडवांस है 3,100। इनका सबका टोटल कर लें तो ये टोटल हो जाएगा 51,450। इस प्रकार से चालू संपत्ति या करंट एसेट्स का टोटल हुआ 51,450। तो यहां हम लिख लें 51,450। अब हम देखते हैं करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ देखिए करंट लायबिलिटीज में यहाँ सबसे पहले प्लस कर लेते हैं हम क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हैं आपके 20,287 प्लस बिल्स पेबल ये कितने का है 900 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट 2,600 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6,200 प्लस प्रपोज डिविडेंड ये है 4,313
और फिर देखिए लिखे प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्सेशन, ये चालू दायित्व तो नहीं है, अतः चालू दायित्व की गणना में इसे हम शामिल नहीं करेंगे। तो यदि इन सब का टोटल करें हम तो ये आता है 34,300, 34,300 रुपए। तो चालू दायित्व ज्ञात हो गई 34,300 रुपए। अब हम 51,450 में यदि 34,300 को भाग दें तो ये अनुपात आता है 1.5:1। अब हम देखते हैं तरलता अनुपात। तो हमको पता है लिक्विडिटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जो हमने यहां पर देखा था, लिक्विडिटी एट क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो यहां हम देखेंगे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लिक्विड एसेट्स का, करंट लायबिलिटीज ये तो हमने कैलकुलेट किया ही हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं लिक्विड एसेट्स। तो हम जानते हैं कि लिक्विड एसेट यदि चालू संपत्तियों में पूर्वदत्त व्यय और स्कंद को घटा दिया जाए, स्टॉक और क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस को, तो आ जाते हैं लिक्विड एसेट्स। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स है हमारे पास 51,450 माइनस करते हैं स्टॉक। देखिए स्टॉक है 13,640 फिर माइनस करते हैं एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस इनकम टैक्स देखिए ये है कितना 5,000 माइनस हो जाएगा। और माइनस देखें पेमेंट इन एडवांस ये कितना है 3,100। तो यदि हम 51,450 में 13,640, 5,000 और 3,100 को घटाएं तो ये आता है 29,710। तो लिक्विड एसेट्स हमको पता चल गया, तरल संपत्तियां ये हैं 29,710। और करंट लायबिलिटीज ये हमने कैलकुलेट किया हुआ, करंट लायबिलिटीज वो है कितना 34,300। तो 34,300 तो 29,750 में यदि हम 34,300 का भाग दें तो ये आएगा 0.87:1। इस प्रकार हम देखते हैं कि छात्र कि इसका चालू जो अनुपात है वह भी स्वीकृत प्रमाप से कम है और लिक्विडिटी रेशियो है वह भी स्वीकृत प्रमाप 1:1 से कम है। अतः कहा जा सकता है कि संस्था की तरलता की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। करंट एसेट्स दिया है 20,000 का, स्टॉक है 3,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 1,000 और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 16,000। छात्रों हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कभी कभी प्रश्न में जब करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज नहीं दिया है तो हम वर्किंग कैपिटल की मदद से इन दोनों में से जो भी मिसिंग हो उसकी गणना बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो यहाँ कैलकुलेट करना है हमको तरल अनुपात। तो देखिए लिक्विडिटी रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए तरल संपत्तियां और फिर क्या चाहिए चालू दायित्व। तो यहाँ हम देखते हैं दोनों चीजें नहीं दी गई है। तो ये तो हमें पता है कि तरल संपत्तियां बराबर होती हैं चालू संपत्ति माइनस स्कंध और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यदि यहाँ दी गई है करंट एसेट्स 20,000, इसमें यदि हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर लें तो आसानी से तरल संपत्तियां ज्ञात हो जाएगी। लेकिन अभी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा वो है चालू दायित्व का। तो ये हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हम कह सकते हैं करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट एसेट्स और माइनस क्या हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो यहां देखते हैं करंट एसेट्स कितने का है, करंट एसेट्स है 20,000 का और वर्किंग कैपिटल है यहां पर जो है वो है 16,000 का, दिया जाएगा 4,000। संपत्तियां हमको पता है कि चालू दायित्व में ये हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो लिक्विड एसेट्स आ जाता है। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल टू हम यहां देखते हैं करंट एसेट्स है 20,000 और माइनस स्टॉक कर दें कितना 3,000 और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या कर दें 1,000। तो ये हो जाएगा 16,000। तो इस प्रकार से तरल संपत्तियां हो गई 16,000 की
और चालू दायित्व वो हो गए 4000 के। तो अनुपात आ गया 4:1। अब हम देखते हैं ये बी। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 72,000, करंट लायबिलिटीज दी गई है 24,000, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 4,000 और स्टॉक है 24,000 का। कैलकुलेट करना है तरल अनुपात। तो फिर से वही लिक्विडिटी रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्योंकि इस प्रश्न में करंट लायबिलिटीज सीधे सीधे दिए हुआ है लेकिन लिक्विड एसेट्स नहीं है, तो यहाँ हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लिक्विड एसेट्स का। तो हम जानते हैं छात्रों की तरल संपत्तियां बराबर होती है चालू संपत्तियां माइनस स्कंद माइनस पूर्वदत्त व्यय। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे चालू संपत्तियों, फिर चालू संपत्ति में यहाँ प्रश्न में दिए गए स्टॉक को यदि हम माइनस कर दें तो तरल संपत्तियां ज्ञात हो जाएगी। तो फिर से वही वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा करंट लायबिलिटीज प्लस वर्किंग कैपिटल। तो देखिए करंट यहां पर दिया हुआ है लायबिलिटीज, वो कितने का है आपका 24,000 का, और वर्किंग कैपिटल वो दिया है कितने का है, वो है 72,000 का। यदि दोनों को हम प्लस कर दें तो ये होता है 96,000। तो 96,000 हो गए, वो है क्या है करंट एसेट्स। चालू संपत्तियां हो गई 96,000। अब यदि करंट एसेट्स में हम माइनस कर दें स्टॉक तो आ जाएगा लिक्विड एसेट्स। तो यहां हमारे पास है करंट एसेट्स 96,000 और माइनस स्टॉक, स्टॉक है यहां पर 24,000। तो ये आ गया 72,000। तो लिक्विड एसेट्स हो गए 72,000 और करंट लायबिलिटीज तो हमें पता है, करंट लायबिलिटीज है वो है 24,000। तो यदि 72,000 में 24,000 का भाग दें तो ये आ जाएगा 3:1। यानी संस्था में 1 रुपए के चालू दायित्व के लिए 3 रुपयों की तरल संपत्तियां हैं। संस्था में तरलता की स्थिति बहुत अच्छी है। क्षमता संबंधित तीसरा महत्वपूर्ण अनुपात है पूर्ण तरल अनुपात, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। इस अनुपात को उच्च तरलता अनुपात, सुपर क्विक रेशियो या नगदी स्थिति अनुपात, केस पोजीशन रेशियो भी कहा जाता है। यह अनुपात संस्था की तीव्र तरल स्थिति का अत्यंत सूक्ष्म जांच करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना पूर्ण तरल संपत्तियों में त्वरित दायित्वों का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। सूत्र के रूप में हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो इक्वल टू एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट पूर्णतया तरल संपत्ति अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज त्वरित या तरल दायित्व। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अनुपात के भी 2 मुख्य घटक हैं। पहला है पूर्ण तरल संपत्ति एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स और लिक्विड लायबिलिटीज। पूर्ण तरल संपत्तियों में रोक, बैंक शेष और मार्केटेबल सिक्योरिटीज विपणन योग्य प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। जबकि तरल दायित्व में करंट लायबिलिटीज में यदि हम बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दें तो शेष लायबिलिटीज वो लिक्विड लायबिलिटीज कहलाती है। यानी तरल दायित्व बराबर होता है चालू दायित्व माइनस बैंक अधिविकर्ष। पूर्ण तरलता अनुपात का आदर्श स्तर या प्रमाप 0.5:1 माना जाता है, अर्थात 50 पैसा मूल्य की यदि तरल संपत्तियां हैं तो वो 1 रुपए के चालू दायित्व के भुगतान के लिए पर्याप्त मानी जाती है। अब हम एक उदाहरण द्वारा इसे भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। निम्नांकित विवरणों से एक चालू अनुपात, तरल अनुपात और पूर्ण तरल अनुपात की गणना कीजिए। देखिए लायबिलिटीज दिया हुआ है, ये है सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 के, बिल्स पेबल है 1,00,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,30,000 का। इसी प्रकार से असेट्स में देखिए, असेट्स में कैश दिया हुआ है वो है 50,000, डेटर्स वो 1,50,000 के, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो है 2,00,000 के और स्टॉक या स्कंद है 3,00,000 रुपए का। कैलकुलेट करना है चालू अनुपात, तरल अनुपात और
पूर्ण तरल अनुपात। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं हम चालू अनुपात। तो हमको पता है कि करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि करंट असेट्स कितना है। तो देखते हैं कि ये सारी की सारी संपत्तियां जो दी हुई हैं, कैश 50,000 के और 1,50,000 के देनदार और मार्केटेबल सिक्योरिटीज विपणन प्रति 2 लाख और स्टॉक 3 लाख, ये सारी की सारी जो हैं चालू संपत्ति हैं। तो यहाँ हम कर लेते हैं इसको 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 3। यदि इन सबको जोड़े हम जो है तो ये आ जाएगा 7 लाख। इसी प्रकार से चालू दायित्व भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जितनी भी दायित्व की मदें दी गई हैं ये सारी की सारी जो है चालू दायित्व हैं। तो ये हो जाएगा 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 और प्लस 1,30,000, ये हो जाएगा 3 लाख। तो इस प्रकार देखते हैं कि चालू संपत्तियां ये है 7 लाख की और चालू दायित्व हैं वो है 3 लाख। तो 7 लाख में हम 3 लाख का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.33:1। अब दूसरे अनुपात की हम गणना करते हैं, वो है लिक्विडिटी रेशो। हमको पता है लिक्विडिटी रेशो या तरलता अनुपात बराबर होता है लिक्विड एसेट्स तरल संपत्तियां और बटे क्या होती हैं करंट लायबिलिटीज, चालू क्या है दायित्व। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर रखा हुआ है चालू दायित्व, वो कितने के हैं 3 लाख के। तो यहाँ हमको केवल गणना करने की जरूरत है वो क्या है लिक्विड एसेट्स का। तो हमको पता है कि चालू संपत्तियों में यदि स्कंद और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों को यदि हम माइनस कर दें तो ये क्या आ जाता है लिक्विड एसेट्स आ जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि करंट एसेट्स है वो कितने का है हमारे पास 7 लाख रुपए का, और इसमें हम माइनस करते हैं माइनस जो है स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो केवल स्टॉक है वो कितने का है 3 लाख का, और करंट लायबिलिटीज है 3 लाख का। तो यह आ जाएगा 4 लाख बटे 3 लाख। तो यह अनुपात हो जाएगा 1.33:1। फिर तीसरा देते हैं पूर्ण तरलता अनुपात एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका फार्मूला होता है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। तो ये हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट में हम शामिल करते हैं कैश, बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो यहाँ हम देखते हैं कि संपत्तियों में उसके पास केस है वो कितने का है 50,000 का 50,000, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज वो कितने के हैं 2 लाख के। और लिक्विड लायबिलिटीज में हम करंट लायबिलिटीज में यदि बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दें तो बाकी बचा वो क्या कहलाता है तरल दायित्व। तो यहाँ हम देखते हैं कि चालू दायित्व वो हमारे थे 3 लाख रुपए के, चालू दायित्व था 3 लाख रुपए का, ये हमने कैलकुलेट किया था चालू दायित्व। और इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट हम माइनस कर देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है 1,30,000 का, तो माइनस 1,30,000। तो ये 5 लाख में से माइनस कर दिया हमने 2 लाख, ये 2 लाख हजार धन 2 लाख बराबर 2,50,000, और 3 लाख में माइनस करेंगे 1,30,000 दिया आएगा 1,70,000। इस प्रकार एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स होगा 2,50,000 के और लिक्विड लायबिलिटीज होगी 1,70,000 के। तो 2,50,000 में 1,70,000 को हम भाग देंगे तो आएगा 1.47:1।
छात्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है कंपनी की क्रियाशीलता या संपत्ति प्रबंध अनुपात टर्नओवर रेशियो की गणना करना सीखेंगे। धन्यवाद।